नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल हुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। एलओसी के पास ये 5 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। राजौरी, पुंछ, सांबा में घुसपैठ की कोशिश हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना का काउंटर अटैक भी देखने को मिला। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की एक नापाक हरकत को भी सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। ड्रोन से हथियार गिराए गए थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया था। तो जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करीब 5 ड्रोन दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी में नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने गनिया कलसियां गांव के ऊपर ड्रोन देखा। इसके बाद मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। राजौरी के तेरियात के खब्बर गांव में एक और ड्रोन देखा गया। यह ड्रोन कालाकोट के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और आगे भरक की ओर बढ़ गया। वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर ड्रोन जैसी चीज कुछ मिनट तक मंडराती दिखी। पुंछ में भी मनकोट सेक्टर में टैन से टोपा की ओर ड्रोन जैसी एक और चीज जाती हुई दिखाई गई। तो फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल सीमा पर भारतीय सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल जासूसी या हथियारों की सप्लाई के लिए करने की कोशिश की हो। हाल के दिनों में जम्मू और आसपास के इलाकों में ड्रोन दिखने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसने सुरक्षा बलों की चुनौती को बढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इसरो आज EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। यह 600 किलोमीटर ऊंचाई से झाड़ी में छिपे दुश्मन की फोटो भी ले सकेगा। तो इसरो का यह 2026 का पहला मिशन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा। ये लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C62 से किया जाएगा। इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा मुख्य है, जिसे धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अन्वेषा सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान और अब विकास संगठन ने विकसित किया है। यह उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। यह धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी, जंगलों या बंकरों में छिपे दुश्मनों की तस्वीरें खींच सकता है। इस मिशन को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंजाम देने वाला है। NSIL इसरो की कमर्शियल इकाई है। यह PSLV रॉकेट की कुल 64वीं उड़ान भी है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने और उसके लॉन्च के लिए किया जा रहा 9वां कमर्शियल मिशन है। तो इसरो को यह 2026 का पहला मिशन है। आपको बता दें, इसरो आज EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह 600 किलोमीटर ऊंचाई से भी झाड़ी में छिपे हुए दुश्मन की भी तस्वीर ले सकता है। तो 2026 में इसरो का यह पहला मिशन, और आज अन्वेषा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद अन्वेषा सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। PSLV के माध्यम से अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी और 2026 का इसरो का ये पहला और बड़ा मिशन बताया जा रहा है कि 600 किलोमीटर की ऊपर से भी ये सैटेलाइट झाड़ियों में छुपे हुए दुश्मन की भी तस्वीरें ले सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसरो आज EOS-N1 लॉन्च करने जा रहा है। तो अन्वेषा सैटेलाइट आज इसरो की तरफ से लॉन्च कर दी जाएगी। 2026 का इसरो का बड़ा और पहला मिशन। तो अन्वेषा सैटेलाइट 600 किलोमीटर ऊंचाई से भी झाड़ी में छिपे हुए दुश्मन की भी तस्वीरें लेने में सक्षम है। तो इसरो आज EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। साबरमती में फेडरिक मर्ज से PM मोदी ने मुलाकात की। तो काइट फेस्टिवल में
दोनों नेता हिस्सा भी लेने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साबरमती में फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वहीं काइट फेस्टिवल में भी दोनों नेताओं ने हिस्सा लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आए। चांसलर बनने के बाद मर्ज की यह पहली एशिया की यात्रा है, जिसका मकसद व्यापार, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा के बाद जर्मन चांसलर की अगवानी उन्होंने की। तो वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए दिखाई गई सैन्य ताकत के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी गई है। दोनों नेता यूक्रेन में शांति बहाली और वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। तो जर्मनी भारत का यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इस यात्रा के दौरान पनडुब्बी सौदे जैसी बड़ी रक्षा परियोजनाओं पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो जर्मन चांसलर मर्ज के स्वागत के लिए अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार नजर आया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐतिहासिक साबरमती आश्रम का दौरा भी मर्ज ने किया। तो इसके बाद शहर में आयोजित काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और कौशल विकास से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 500 से ज्यादा मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक देश भर में 10,000 से ज्यादा लोग डिटेन किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 538 लोग मारे गए हैं और इससे भी अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए बल का प्रयोग करता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल इसके वैध निशाने होंगे। 2 सप्ताह से चल रहे प्रदर्शनों के दौरान 10,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मारे गए लोगों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य थे। तो ईरान में इंटरनेट और फोन लाइनें ठप होने के कारण विदेशों से प्रदर्शनों का आंकलन करना और भी मुश्किल हो गया है। तो ईरानी सरकार ने प्रदर्शनों में हताहतों की कुल संख्या जारी नहीं की है। विदेशों में रहने वाले लोगों को आशंका है कि सूचनाओं पर लगी रोक ईरान की सुरक्षा सेवाओं के अंदर मौजूद कट्टरपंथियों को हिंसक कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो ईरान में लगातार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और कई 100 लोगों की मौत भी इन प्रदर्शनों के चलते हो गई है। तो ईरान में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और ये प्रदर्शन हिंसात्मक रूप भी धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुधीर सिंह जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुधीर जी, ईरान में जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं उसने सभी को चिंताओं में डाला हुआ है। कई 100 लोगों की मौत अब तक इन प्रदर्शनों के चलते हो गई है। कई सुरक्षा बलों की भी मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ईरान में मुल्ला तंत्र को आम लोगों ने चुनौती दी। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी अयतुल्लाह ख़मेनी के नेतृत्व में जी, और आज 47 वर्ष के बाद ईरान में लोगों का जीवन बदहाल है, महंगाई चरम पे है, सैंक्शंस लगे हैं, उसके चलते ईरान कुछ में भी नहीं बना पा रहा है। तो लोगों में बहुत निराशा है, महिलाओं के साथ घोर भेदभाव है, हिजाब नहीं पहनने पर उनको लाठियों से मारा जाता है। तो ईरान एक कट्टरवादी देश आम जनता के संदर्भ में नहीं रहा है। मुल्ला शासन आ गया और गलती से इतना साल चल गया, अब जनता उसको उखाड़ फेंकने पर आमादा है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की ये शहादत डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए है, लोकतंत्र के अधिकारों के लिए है और निश्चित तौर पर दुनिया में जितने लोग लोकतंत्र के लिए एक भावना रखते हैं उनको ईरान की इस बहादुर जनता के साथ अपनी भावनाओं को जोड़कर उस पूरे मूवमेंट को मजबूत करने की आज जरूरत है जी। लेकिन सुधीर जी, जिस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन हिंसात्मक रूप धारण कर चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा कई जगहों पर आगजनी हुई है
और कई सौ लोगों की मौतें भी हो गई है। 500 से ज़्यादा लोग हैं जो मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनको भी वो भी कई लोग घायल हुए हैं, कईयों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी स्थितियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर अभी भी बनी हुई हैं। खामेनाई के खिलाफ महिलाओं का जो आक्रोश है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर महिलाएं देखी गई, उनकी तस्वीरें जलाती हुई नजर आई। और मतलब जिस तरीके का, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब जनता पूरे मूड में आ चुकी है कि इस शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाए, ऐसे में स्थितियां सुधरने की तो कोई अभी फिलहाल स्थिति नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल स्थिति गंभीर होती जा रही है और तेहरान एयरपोर्ट पर खamenei साहब जो है मुल्ला शासन के जो प्रमुख हैं, उन्होंने एक विमान तैयार रखा है कि बहुत स्थिति गंभीर हो तो मास्को निकलने हो। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि लोगों को अगर आप मारेंगे तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। मुझे लगता है अमेरिका भी इंतजार कर रहा है कि स्थिति और भड़के। 2-4 दिन में अमेरिकन हस्तक्षेप भी होगा, लेकिन अमेरिकन हस्तक्षेप होने से फिर स्थिति जो है वो मुल्लाओं के नियंत्रण में आएगा। अमेरिका को इस बात का पता है और पश्चिमी दुनिया को भी इस बात का पता है, तो परोक्ष रूप से इसको भड़काने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है कि इस बार मुल्ला तंत्र ईरान में उखड़ जाएगा और लोकतंत्र की स्थापना होगी। ठीक है सुधीर जी, आपसे चर्चा करेंगे हम। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को इंटरनेट देने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। स्टारलिंक ईरान पहुंचेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। एलन मस्क से बात करने ट्रंप जा रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुधीर जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे अमेरिका के हस्तक्षेप का, अब एलन मस्क से बात करने ट्रंप जा रहे हैं और बड़ा बयान निकलकर सामने आया कि ईरान को इंटरनेट देने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। उसकी जरूरत है, क्योंकि ईरान में सरकार ने इंटरनेट को काट दिया है जी। क्योंकि इंटरनेट से बातें चारों तरफ फैलाने में आसान होती है और फोटो वोटो भी शेयर करना होता है, वो सारी चीजें बंद है पिछले कई एक हफ्तों से। ईरान की स्थिति बहुत ही भयावह है। लोगों को आज इंटरनेट एक मूलभूत सुविधा के तौर पर हो गई है, तो ये लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क इसको उपलब्ध कराते हैं तो मुझे लगता है ईरान के आंदोलन को और ही भी मजबूती मिलेगी। अच्छा सुधीर जी, जिस तरीके से हमने देखा था कि जब इस तरीके की कोई स्थिति किसी मुल्क में बनती है तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख होता है वो समय समय पर बदलता हुआ नजर आता है। इससे पहले भी हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कोई बात कही और उसके बाद यू टर्न लेते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर अगर ईरान की बात करें हम, तो यहाँ पर अमेरिका का जो हस्तक्षेप है वो कितनी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है इस स्थिति को जो अभी बनी हुई है? देखिए, स्थिति भयावह है। ये ईरान के लोगों का स्वाभाविक आंदोलन है। मुल्ला तंत्र को उखाड़ फेंकने और डेमोक्रेसी को लाने का आंदोलन है। डोनाल्ड ट्रंप इसको नैतिक समर्थन जारी रखें तो मुझे लगता है अच्छा है, बेहतर है, उससे आंदोलन मजबूत होगा। अगर अमेरिका किसी भी हद तक सैनिक हस्तक्षेप करता है, चाहे छोटा करे या बड़ा करे, तो उससे मुल्ला तंत्र फिर इस्लाम को आगे ला करके अपनी स्थिति मजबूत करेगा और जो पब्लिक मूवमेंट चल रहा है वो कमजोर पड़ेगा। तो ट्रंप को चाहिए कि वो बयानबाजी तक ही सीमित रहें, इंटरनेट वगैरह मुहैया कराएं, सैनिक हस्तक्षेप न करें। इससे मुल्ला तंत्र को बहुत ही धक्का लगेगा और मुल्ला तंत्र फाइनल इस बार करो या मरो वाली स्थिति में ईरान की जनता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस आवेग से जनता जो है हमले को बढ़ा रही है, ये मुल्ला तंत्र उखड़ जाना चाहिए। चलिए सुधीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एलन मस्क से बात करने का प्लान बना रहे हैं ताकि ईरान में इंटरनेट सेवा बहाल की जा सके। ये कदम उस समय आया है जब ईरानी अधिकारियों ने देश में सरकारी विरोध प्रदर्शन के बीच इंटरनेट को बंद कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि वो इस तरह के काम में बहुत अच्छा है, उनकी कंपनी भी बहुत अच्छी है। ये जवाब उन्होंने उस सवाल पर दिया कि क्या वो मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से इस मुद्दे पर संपर्क करेंगे। तो स्पेसएक्स की स्टारलिंक सर्विस सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इसे पहले भी ईरान में इस्तेमाल किया गया है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता कभी एक जैसा नहीं रहा। मस्क ने ट्रंप के पिछले चुनाव अभियान में फंडिंग की थी, बाद में उन्होंने संघीय सरकार के बड़े खर्चों में कटौती कराने में मदद की। हालांकि पिछले साल मस्क ने ट्रंप के मुख्य टैक्स बिल का विरोध किया था, जिससे उनका सार्वजनिक झगड़ा हुआ। फिर भी लगता है कि दोनों के बीच संबंध
अब फिर से गर्मा गए हैं। इस महीने दोनों ने मारे लागो रिजॉर्ट में डिनर भी किया। उधर ईरान की राजशाही के विरोधी संगठन MEK का स्टिकर लगे एक ट्रक ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में रजा पहलवी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को कुचल दिया। मुजाहिदीन ए खल्क का स्टिकर लगा ये ट्रक ईरान समर्थक राजशाही और खामेनेई विरोधी मार्च के दौरान लॉस एंजलिस में भीड़ को रौंदते हुए निकल गया। इस हमले में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस ट्रक पर नौशा यानी कि शाह नहीं चाहिए लिखा हुआ था। यह घटना लॉस एंजलिस के वेस्टवुड इलाके में विलशायर फेडरल बिल्डिंग के ठीक बाहर हुई। यह ईरानी शासन के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन के दौरान U-Haul ट्रक भीड़ में घुस गया, जिससे 2 लोगों को उसने घायल कर दिया। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे, जिसकी शुरुआत स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे तय की गई थी। इस घटना में शामिल ट्रक पर ईरान के इतिहास से जुड़ा एक राजनीतिक संदेश भी लिखा हुआ था। ट्रक के किनारे पर लिखा था नो रेजिम। ट्रक पर लिखा था कि अमेरिका 1953 को मत दोहराओ, नो मुल्ला। दरअसल 1953 में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर शाह को दोबारा सत्ता में बैठाने वाले अमेरिका समर्थित तख्ता पलट की ओर इशारा किया जाता है। वहीं अभिनेता से राजनेता बने तमिलगा वेत्री कजगम प्रमुख विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीवी के प्रमुख विजय को आज करूर भगदड़ से जुड़े केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने पेश होना है। करूर भगदड़ केस की जांच CBI कर रही है। CBI पूछताछ के लिए विजय दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो विजय की अगुवाई वाली TVK ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो CBI पूछताछ के लिए दिल्ली जाएंगे। विजय सुबह चेन्नई के लीरनकराय स्थित अपने आवास से सुबह दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। TVK प्रमुख चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए और CBI के समन में दिए समय पर CBI मुख्यालय पहुंचकर पूछताछ में शामिल होंगे। तो विजय की पार्टी दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने की डिमांड भी कर चुकी है। TVK का कहना है कि हमने दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। गौरतलब है कि TVK प्रमुख विजय की रैली के दौरान तमिलनाडु में करूर में भगदड़ हो गई थी। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कथित नरसंहार से जुड़ी ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो रही है। इस कोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत या विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। यह सुनवाई द गैम्बिया बनाम म्यांमार के तहत हो रही है, जिसमें 11 देशों ने हस्तक्षेप किया है। यह 1 दशक से अधिक समय में पहला ऐसा मामला होगा जिसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूरी सुनवाई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के नतीजे न सिर्फ म्यांमार बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ दायर गजा युद्ध से जुड़े नरसंहार केस पर भी असर डाल सकते हैं। तो म्यांमार सरकार ने नरसंहार के सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के प्रमुख निकोलस कुंजियन ने रॉयटर्स से कहा है कि यह मामला तय करेगा कि नरसंहार की परिभाषा क्या है, उसे साबित करने के मानक क्या होंगे और उल्लंघनों के निवारण कैसे किए जाएंगे। ये सब भविष्य के मामलों के लिए अहम मिसाल बनेंगे। उधर देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में कई जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमालयी राज्यों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसने उत्तर भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो आपको बता दें कि IMD की माने तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में बेहद ठंडी हवा चल रही है। अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली NCR में रिकॉर्ड तोड़ ठंड देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली NCR में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। IMD के आंकड़ों के मुताबिक पालम में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो 13 साल का सबसे कम तापमान बताया जा रहा है। इससे पहले 2013 में 2.6 डिग्री दर्ज हुआ था। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दूसरी ओर यूपी, बिहार में कपकपाती सर्दी पड़ रही है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ठंड से कुछ राहत की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में 7 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। IMD ने चेतावनी दी है कि ऊंची चोटियों पर ठंड बढ़ेगी और घना कोहरा विजिबिलिटी कम करेगा, जिससे सड़क यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बेहद सावधानी से वाहन चलाएं। वहीं भारत ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। वडोदरा में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने लड़खड़ाते हुए 49 ओवर में 4 विकेट शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली। विराट कोहली ने भारत के लिए
93 रनों की पारी खेली। वहीं शुभमन गिल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। ये भारत के साल 2026 में सबसे पहली जीत है। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। जब टीम इंडिया का स्कोर 39 रन था तभी रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल ने सधे और धीमे अंदाज में अर्धशतक लगाया और 56 रनों का योगदान दिया। एक समय भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 234 रन बना लिए थे। इस समय भारतीय टीम को 66 गेंद में 67 रन बनाने थे और विराट कोहली के रहते टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी। टीम इंडिया 234 रन बना चुकी थी, तब विराट कोहली 93 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल शुरुआत में गेंद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस कारण ज़रूरी रन रेट बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर लगातार विकेट भी गिरते जा रहे थे। विराट कोहली ने अपनी कमाल की परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए 93 रनों की पारी खेली। उन्होंने 91 गेंद में 93 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। यह उनके ओडीआई करियर की 77वीं अर्धशतकीय पारी रही। तो विराट अपनी पिछली 5 ओडीआई पारियों में कुल 469 रन बना चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतकीय पारियां खेली गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।